नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोल रहे हैं जिसने भारत की दिशा और दशा दोनों बदल दी। हम बात कर रहे हैं 1757 से 1857 के उस अहम 100 साल के दौर की, जिसने भारत की व्यापारिक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नया रूप दिया। जी हाँ, नमस्कार। और आज की हमारी ये जो गहन पड़ताल है, ये मुख्य रूप से आधारित है यूनिट 3 मर्चेंट्स एंड मार्केट्स 1757 टू 1857 दस्तावेज पर। ये यूनिट हमें उस बदलाव की परतों को समझने में मदद करती है। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना आज भी उतना ही जरूरी है कि कैसे भारत, जो कभी हिंद महासागर व्यापार प्रणाली का आप कह सकते हैं दिल हुआ करता था, हाँ, एक प्रमुख केंद्र, वो कैसे औपनिवेशिक शासन के तहत धीरे धीरे दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाने लगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। और इस चर्चा से जो सुनने वाले हैं, खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 18वीं सदी के संकट की बारीकियां, बंदरगाहों का पतन क्यों और कैसे हुआ, हाँ, वो सूरत हुगली वाला मामला। बिल्कुल, और फिर औपनिवेशिक व्यापार नीतियां क्या थीं, उनका असर क्या हुआ, और सबसे जरूरी, भारतीय व्यापारियों ने, मतलब हमारे अपने लोगों ने, इन बदलावों का सामना कैसे किया, कैसे प्रतिक्रिया दी, इन सब की एक गहरी समझ मिलेगी। सही कहा। तो हमारा मिशन, अगर मैं कहूं तो ये है कि 1757 से 1857 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था का जो गैर कृषि हिस्सा था, मतलब खेती-बाड़ी के अलावा जो व्यापार, बाजार, नेटवर्क थे, स्वदेशी व्यापारी समाज। हाँ, स्वदेशी व्यापारी समाज, उनके जो बाजार नेटवर्क थे, उन पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभुत्व बढ़ा, उसके साथ जो ढांचागत बदलाव आए, मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस, जी, उन बदलावों के असर को परत दर परत खोलना है, समझना है। बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद उस दौर से जब भारतीय व्यापार अपने चरम पर था। हाँ, बिल्कुल सही। 17वीं सदी और शुरुआती 18वीं सदी, उस वक्त की बात करते हैं पहले। यूनिट 3 का सेक्शन 3.2 इसी पर रोशनी डालता है। देखिए, वो दौर था जब भारत की व्यापारिक अर्थव्यवस्था, मतलब ट्रेडिंग इकोनॉमी, बहुत जीवंत थी, वाइब्रेंट। हाँ, वाइब्रेंट शब्द बिल्कुल सही है। आप सोचिए, कितने जटिल व्यापार नेटवर्क थे, सिर्फ समुंदर के रास्ते नहीं, जमीन के रास्ते भी। बिल्कुल। और बड़े बड़े शहरी केंद्र थे, आगरा, दिल्ली, लाहौर, सूरत, मसूलीपट्टनम, ढाका, ये सब बड़े व्यापारिक गढ़ थे। और भारतीय जहाजों का दबदबा था हिंद महासागर में। ये बात अक्सर लोग भूल जाते हैं। यूरोपीय आए, लेकिन उससे पहले यहाँ एक पूरी विकसित प्रणाली थी। सही कहा। और इस प्रणाली की रीढ़ थे हमारे व्यापारी समुदाय, जैसे बनिया, खत्री, बोहरा, चट्टी और सर्राफ, जो फाइनेंस का काम देखते थे। हाँ, सर्राफों की भूमिका तो बहुत अहम थी। वो पैसे के लेन देन, उधार, बीमा सब संभालते थे। और ये कोई छोटा मोटा या कहिए अविकसित व्यापार नहीं था, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हुंडी प्रणाली। हाँ, हुंडी। इसके बारे में थोड़ा और बताइए, ये कैसे काम करती थी? देखिए, हुंडी एक तरह का क्रेडिट नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज था। मान लीजिए, एक व्यापारी को सूरत से दिल्ली पैसा भेजना है। वो सूरत के सराफ को पैसा देगा, सराफ उसे एक हुंडी देगा, वो हुंडी लेकर दिल्ली जाएगा और वहां के किसी जुड़े हुए सराफ को दिखाकर पैसा ले लेगा। अच्छा, मतलब बिना कैश लिए पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। बिल्कुल। और ये हजारों मील दूर तक काम करता था। इससे व्यापार कितना आसान और सुरक्षित हो गया होगा, सोचिए। हाँ, ये तो कमाल की बात है। ये इस धारणा को पूरी तरह तोड़ता है कि भारतीय व्यापारी मतलब बस छोटे मोटे फेरी वाले थे। बिल्कुल। ये एक बहुत ही विकसित, परिष्कृत व्यवस्था थी, जो बड़े पैमाने पर, मतलब लार्ज स्केल ट्रेड को संभव बनाती थी। कपड़ों का व्यापार, मसालों का, अनाज का, ये सब इसी नेटवर्क पर चलता था। तो ये तो थी एक सुनहरी तस्वीर। लेकिन फिर, जैसा कि यूनिट 3.3 बताता है, 18वीं सदी में चीजें बदलने लगी। एक संकट का दौर शुरू हुआ। हाँ, 18वीं सदी का संकट, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके कई कारण थे जो आपस में जुड़े हुए थे। जैसे कि सबसे पहला तो शायद मुगल साम्राज्य का कमजोर होना। हाँ, बिल्कुल। मुगल केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना एक बड़ा फैक्टर था। जब केंद्र कमजोर हुआ तो उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ा। कैसे? मतलब व्यापार पे इसका सीधा असर कैसे पड़ा? देखिए, जब बादशाह या केंद्रीय सरकार कमजोर होती है तो कानून व्यवस्था बिगड़ती है, व्यापार मार्गों पर सुरक्षा कम हो जाती है, लूटपाट बढ़ जाती है। अच्छा, मतलब माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल और महंगा हो गया। हाँ, और दूसरा, लगान वसूली यानी रेवेन्यू कलेक्शन,
उसमें दिक्कतें आने लगीं। कई सूबेदार या स्थानीय शासक मनमानी करने लगे। इससे अस्थिरता बढ़ी। और शायद व्यापार के लिए जो मांग थी, डिमांड, उसमें भी कमी आई होगी, शाही दरबार और अमीर वर्ग की तरफ से। बिल्कुल। जब राजनीतिक उथल-पुथल होती है तो लग्जरी गुड्स और दूसरी चीजों की मांग घट जाती है और शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी ढीला पड़ने लगा। तो कुल मिलाकर एक अनिश्चितता का माहौल बन गया। और ये जो केंद्रीय सत्ता का पतन था, इसका असर क्या हर जगह एक जैसा था? जैसे दस्तावेज में गुजरात और बंगाल का जिक्र है। नहीं, असर अलग-अलग था। गुजरात जो मुगल केंद्र के करीब था और पश्चिम एशिया से व्यापार पर ज्यादा निर्भर था, वहां शायद ज्यादा नकारात्मक असर पड़ा। बंगाल थोड़ा दूर था और वहां के सूबेदार कुछ हद तक स्वायत्त और मजबूत थे शुरुआत में। अच्छा। और इसी समय पश्चिम एशिया में भी तो उथल-पुथल चल रही थी। ईरान में सफाविद साम्राज्य का पतन, ओटोमन साम्राज्य में दिक्कतें। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा बाहरी कारक था। भारत का बहुत सारा निर्यात, खासकर कपड़ा, पश्चिम एशिया जाता था। जब वहां राजनीतिक अस्थिरता हुई तो उन बाजारों में मांग घट गई। इससे सूरत जैसे बंदरगाहों पर बहुत बुरा असर पड़ा। और इसी नाजुक माहौल में यूरोपीय कंपनियों का, खासकर उनके निजी व्यापारियों का दखल बढ़ने लगा। बिल्कुल। ये यूरोपीय व्यापारी जो पहले सिर्फ कंपनी के लिए काम करते थे, अब अपना निजी व्यापार भी करने लगे थे। और उनके पास कई फायदे थे। जैसे कि बेहतर जहाज, पूंजी। हाँ, पूंजी थी, जहाज शायद कुछ मामलों में बेहतर थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी राजनीतिक और सैन्य समर्थन। और धीरे धीरे उन्होंने एशियाई जहाज़ों को कंपटीशन से बाहर करना शुरू कर दिया। तो मतलब ये जो 18वीं सदी का संकट था, वो सिर्फ अंदरूनी नहीं था। बाहरी दबाव, खासकर यूरोपीय प्रतिस्पर्धा ने इसे और गहरा बना दिया। सही कहा। अंदरूनी कमजोरी और बाहरी दबाव दोनों ने मिलकर हालात बिगाड़े और इसका सबसे साफ असर दिखा हमारे बंदरगाहों पर। हाँ, बंदरगाहों का पतन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सूरत और हुगली का जिक्र आता है बार बार। बिल्कुल। सूरत जो कभी पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, उसका पतन बहुत नाटकीय था। इसके पीछे कई कारण थे। जैसे? एक तो शायद मराठाओं के हमले। हाँ, मराठाओं के छापों ने सूरत को बहुत नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं। शिवाजी ने 2 बार लूटा, इससे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। और प्रशासनिक दिक्कतें भी थी। जी। स्थानीय मुगल प्रशासन कमजोर और भ्रष्ट हो चुका था। वो व्यापारियों को सुरक्षा और सुविधाएं नहीं दे पा रहा था। और फिर यूरोपीय प्रतिस्पर्धा। हाँ, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी सब सूरत में थे। उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा और भारतीय व्यापारियों पर दबाव बनाने की कोशिशों ने भी माहौल खराब किया। और जैसा हमने कहा, पश्चिमी एशियाई बाजारों का सिकुड़ना भी एक बड़ा कारण था। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर सूरत के पतन का कारण बने। और हुगली का क्या, जो बंगाल का मुख्य बंदरगाह था? हुगली की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वहां भी मुगल प्रशासन का ढीलापन, स्थानीय जमींदारों की मनमानी और सबसे बढ़कर यूरोपीय कंपनियों का बढ़ता दबदबा, खासकर अंग्रेजों का, जिन्होंने धीरे धीरे अपना बेस कलकत्ता शिफ्ट कर लिया। अच्छा, तो ये बंदरगाह जो कभी व्यापार के प्रतीक थे, वो धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगे। हाँ, और उनकी जगह नए केंद्र उभरने लगे जो यूरोपीय हितों के ज्यादा अनुकूल थे, जैसे बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। ये एक बड़ा शिफ्ट था। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शुरुआती औपनिवेशिक दौर, यानी 1757 से 1800, प्लासी की लड़ाई के बाद का समय। यहाँ यूनिट 3.4 और 3.5 अहम हो जाते हैं। जी, ये वो दौर है जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं रही, बल्कि एक राजनीतिक ताकत बन गई और उसने इस ताकत का इस्तेमाल अपने व्यापारिक हितों के लिए करना शुरू कर दिया। इसमें सूरत और बंगाल के केस स्टडीज बहुत महत्वपूर्ण हैं। सूरत की बात पहले करते हैं। 1759 में वहां कुछ हुआ था, कासल क्रांति। ये क्या था? कासल रेवोल्यूशन 1759। इसमें अंग्रेजों ने बल प्रयोग करके सूरत के किले यानी कासल पर कब्जा कर लिया। ये किला शहर की सुरक्षा और प्रशासन का केंद्र था। इस पर कब्जे का मतलब था शहर पर राजनीतिक नियंत्रण पाना। ओह, तो ये सीधा सीधा सत्ता पर कब्जा था। बिल्कुल। और इसके बाद कंपनी ने अपनी इस नई राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल किया माल ढुलाई के व्यापार यानी फ्रेट ट्रेड पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए। उन्होंने भारतीय जहाजों को इस व्यापार से लगभग बाहर ही कर दिया। इसका बनिया और पारसी व्यापारियों पर क्या असर हुआ, जो सूरत के मुख्य व्यापारी थे? बहुत बुरा असर हुआ। उनकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। हालांकि यहाँ एक दिलचस्प बात देखने को मिलती है। एंग्लो बनिया सहयोग,
मतलब कुछ बनिया और खासकर पारसी समुदायों ने बदलती हुई परिस्थितियों में कंपनी के साथ सहयोग किया। वो उनके एजेंट या जूनियर पार्टनर बन गए। अच्छा, मतलब पूरी तरह विरोध नहीं था। नहीं, पूरी तरह नहीं। कुछ समूहों ने तालमेल बिठाने की कोशिश की। शायद उनके पास कोई और चारा भी नहीं था, लेकिन ये सहयोग बराबरी का नहीं था। इसमें तनाव हमेशा बना रहता था और आखिरी फैसला हमेशा कंपनी का होता था। पारसियों ने फिर भी थोड़ी ज्यादा स्वायत्ता बनाए रखी, शायद अपने नेटवर्क और जहाज निर्माण में विशेषज्ञता के कारण। दिलचस्प है। अब बंगाल की तरफ देखते हैं। वहां 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। उसके बाद क्या हुआ? प्लासी एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद बंगाल का नवाब कार्यता कंपनी की कठपुतली बन गया और कंपनी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। कैसे? वो दस्तक वाला मामला क्या था? हाँ, दस्तक। ये मुगल बादशाह से मिला एक परमिट था जिससे कंपनी को बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने की छूट थी। प्लासी के बाद कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी इस दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। वो भारतीय व्यापारियों को भी पैसे लेकर ये दस्तक बेच देते थे। ओह, तो इससे तो नवाब को राजस्व का भारी नुकसान होता होगा। बिल्कुल। और जो स्थानीय व्यापारी ईमानदारी से चुंगी दे रहे थे, उनके लिए प्रतिस्पर्धा करना नामुमकिन हो गया। जगत सेठ जैसे बड़े बैंकर, बसाक जैसे कपड़ा व्यापारी, इन सबको भारी नुकसान हुआ। उनका व्यापार ठप पड़ने लगा। और कारीगरों का क्या? खासकर जुलाहे, जो बंगाल के कपड़ा उद्योग की जान थे। उनकी हालत तो और भी खराब हुई। पहले वो सीधे व्यापारियों को या यूरोपियन कंपनियों को अपना माल बेचते थे, मोल भाव कर सकते थे। अब कंपनी ने गुमाश्ता नाम के एजेंट नियुक्त कर दिए। गुमाश्ता? ये कौन थे? ये कंपनी के भारतीय एजेंट्स थे जो गांवों में जाकर बुनकरों को कच्चा माल देते थे, पेशगी देते थे, एडवांस देते थे और उनसे तैयार माल एक तय कीमत पर खरीदते थे। ये कीमत अक्सर बहुत कम होती थी। बुनकरों की मोल भाव करने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। वो एक तरह से बंधुआ मजदूर जैसे बन गए। ये तो बहुत शोषण वाली व्यवस्था लगती है। हाँ, थी। और इससे कपड़े की गुणवत्ता पर भी असर पड़ा। साथ ही व्यापार की दिशा भी बदली। पहले बंगाल का व्यापार पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से ज्यादा होता था। अब कंपनी ने इसे चीन की तरफ मोड़ दिया, खासकर चाय के व्यापार के लिए। और फिर 1765 में कंपनी को दीवानी मिल गई। इसका क्या मतलब था? दीवानी मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लगान वसूलने का अधिकार। ये एक बहुत बड़ा कदम था। अब कंपनी के पास राजस्व का एक नियमित और बड़ा स्रोत आ गया। तो इसका व्यापार पर क्या असर हुआ? असर ये हुआ कि अब कंपनी को भारत में माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोना, चांदी, बुलियन लाने की जरूरत नहीं रही। वो यहीं के किसानों से वसूले गए लगान के पैसे से यहीं का माल खरीदकर इंग्लैंड भेजने लगी। अरे अरे, मतलब भारत का पैसा ही भारत का माल खरीदने और बाहर भेजने के काम आने लगा। बिल्कुल। इसी को बाद में दादा भाई नौरोजी और अन्य राष्ट्रवादी विचारकों ने धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था से पूंजी लगातार बाहर जाने लगी और यहाँ मुद्रा की कमी, करेंसी शॉर्टेज भी महसूस की जाने लगे। ये तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक रहा होगा। निसंदेह इसने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़नी शुरू कर दी थी। लेकिन क्या इस दौर में, मतलब 1780 से 1800 के बीच, सब कुछ नकारात्मक ही था? क्या कोई अनुकूलन या प्रतिरोध नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। इतिहास कभी भी एक तरफा नहीं होता। इसी दौर में अंदरूनी व्यापार मार्गों का कुछ हद तक पुनर्गठन भी हुआ। जैसे गंगा के रास्ते व्यापार बढ़ा, मिर्जापुर और बनारस जैसे शहर नए व्यापारिक केंद्रों के रूप में उभरे जो कलकत्ता को अंदरूनी इलाकों से जोड़ते थे। अच्छा, और अब भारतीय व्यापारियों ने क्या किया? क्या उन्होंने हथियार डाल दिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय व्यापारी बहुत जुझारू और अनुकूलनशील यानी अडैप्टिव थे। उन्होंने बदलती परिस्थितियों में टिके रहने और नए रास्ते खोजने की कोशिश की। कुछ ने कंपनी के साथ काम किया, कुछ ने अंदरूनी व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया, कुछ नए उभरते क्षेत्रों में चले गए। यहीं पर शायद इतिहासकार सीए बेली का तर्क आता है। हाँ, सीए बेली का काम यहाँ महत्वपूर्ण है। उनका तर्क है कि 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में सिर्फ औपनिवेशिक ताकतें ही बदलाव नहीं ला रही थीं। कुछ स्वदेशी कारक भी थे, जैसे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, मराठा, मैसूर, सिख और नए अंदरूनी व्यापार मार्गों का विकास। ये सब मिलकर नए वाणिज्यिक अवसर भी पैदा कर रहे थे। मतलब ये पूरी तरह से अंधेरे का दौर नहीं था? नहीं,
लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये जो नए अवसर थे वो अब ज्यादातर औपनिवेशिक ढांचे के भीतर ही सीमित थे। मतलब आज़ादी और स्वायत्ता पहले जैसी नहीं रही। अंग्रेजों का दबदबा बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो ये था 18वीं सदी का अंत। अब हम 19वीं सदी के पहले हिस्से में प्रवेश करते हैं, 1800 से 1857। ये वो दौर है जब औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था सही मायने में स्थापित हुई। सेक्शन 3.6 इसी पर केंद्रित है। जी, इस दौर में जो बदलाव हुए वो बहुत बड़े और दूरगामी थे। पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो ये था कि विदेशी व्यापार में भारतीय व्यापारियों की हिस्सेदारी बहुत तेजी से घटी। अच्छा, मतलब जो व्यापार पहले भारतीय करते थे वो अब यूरोपीय करने लगे। हाँ, खासकर शिपिंग और बड़े पैमाने का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसमें यूरोपीय, खासकर ब्रिटिश व्यापारियों और उनकी एजेंसी हाउस का दबदबा हो गया। एजेंसी हाउसेस, ये क्या होते थे? एजेंसी हाउस उस समय की बड़ी ब्रिटिश व्यापारिक और वित्तीय फर्में थीं, जो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में स्थित थीं। ये कंपनियां व्यापार, जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा सब कुछ करती थीं। ये बहुत शक्तिशाली थी। और भारतीय व्यापारी, उनका क्या हुआ? वो या तो इन एजेंसी हाउसेस के जूनियर पार्टनर या एजेंट बन गए, या फिर अंदरूनी व्यापार, छोटे पैमाने के व्यापार या साहूकारी तक सिमट कर रह गए। कुछ अपवाद जरूर थे जिनकी बात हम करेंगे, लेकिन आम तस्वीर यही थी। दूसरा बड़ा बदलाव क्या था? दूसरा बड़ा बदलाव था भारत के निर्यात की संरचना में। भारत, जो सदियों से तैयार माल, खासकर बेहतरीन कपड़ों का निर्यातक था। हाँ, पूरी दुनिया में मशहूर थे भारतीय कपड़े। बिल्कुल, अब वो तैयार माल का निर्यातक नहीं रहा, बल्कि वो कच्चे माल का स्रोत बन गया। कच्चा माल जैसे कच्चा कपास, रॉ कॉटन, जो ब्रिटेन के मैनचेस्टर के मिलों में जाता था, अफीम, जो जबरदस्ती चीन को बेची जाती थी, नील, जिससे कपड़े रंगे जाते थे, और कच्चा रेशम, शोरा वगैरह। ओह, तो मतलब भारत अब ब्रिटेन के कारखानों के लिए कच्चा माल सप्लाई करने वाला देश बन गया। बिल्कुल, और बदले में ब्रिटेन अपने कारखानों में बना तैयार माल भारत के बाजारों में बेचने लगा। ये क्लासिक औपनिवेशिक पैटर्न है। और व्यापार की दिशा भी बदली। हाँ, पश्चिम एशिया का महत्व कम हो गया। अब व्यापार मुख्य रूप से ब्रिटेन और चीन की तरफ केंद्रित हो गया। चीन के साथ व्यापार खासकर अफीम पर आधारित था। ये जो निजी यूरोपीय व्यापारी और एजेंसी हाउस थे, इनकी भूमिका क्या थी इस सब में? इनकी भूमिका बहुत अहम थी। इन्होंने ही इस नए व्यापारिक ढांचे को खड़ा किया। कंपनी के साथ इनके संबंध थोड़े जटिल थे, कभी सहयोग, कभी प्रतिस्पर्धा, लेकिन कुल मिलाकर इन्होंने कंपनी के राजनीतिक प्रभुत्व का फायदा उठाकर अपना व्यापार बढ़ाया। और ये चीन व्यापार और प्रेषण यानी रेमिटेंस की समस्या क्या थी? देखिए, कंपनी और उसके अधिकारी भारत में खूब पैसा कमा रहे थे। इस पैसे को वापस ब्रिटेन भेजना था। इसी को प्रेषण या रेमिटेंस कहते हैं। सीधे सोना चांदी भेजना महंगा और मुश्किल था। तो उन्होंने क्या तरीका निकाला? उन्होंने एक त्रिकोणीय व्यापार, ट्रायंगुलर ट्रेड का ढांचा बनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसके बारे में मैंने सुना है। ये कैसे काम करता था? देखिए, 3 कोने थे: भारत, चीन और ब्रिटेन। ठीक है। भारत से कच्चा माल, खासकर अफीम और कुछ कपास, चीन भेजा जाता था। ध्यान दीजिए, अफीम चीन में अवैध थी, लेकिन अंग्रेज इसे तस्करी के जरिए बेचते थे। अच्छा। चीन से इस पैसे से चाय खरीदी जाती थी, जिसकी ब्रिटेन में बहुत मांग थी। ये चाय ब्रिटेन भेजी जाती थी। और फिर ब्रिटेन से उसके कारखानों में बना तैयार माल, खासकर कपड़ा, भारत भेजा जाता था और यहाँ बेचा जाता था। इस तरह ये चक्र पूरा होता था। बाप रे, ये तो बड़ा जटिल सिस्टम था। और इससे फायदा किसको हो रहा था? सबसे ज्यादा फायदा ब्रिटेन को हो रहा था। उसे भारत से कच्चा माल मिल रहा था, चीन से चाय मिल रही थी, और भारत में अपने तैयार माल के लिए एक बड़ा बाजार मिल रहा था। और जो रेमिटेंस की समस्या थी वो भी हल हो गई। और भारत का क्या हुआ इस सिस्टम में? भारत इस वैश्विक प्रणाली में एक अधीनस्थ भूमिका में आ गया। उसकी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की जरूरतों के हिसाब से ढल गई। उसका अपना औद्योगिक आधार कमजोर होने लगा। और फिर 1813 में चार्टर एक्ट आया। इसने क्या बदला? 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया। चीन व्यापार और चाय को छोड़कर अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत आकर व्यापार कर सकता था। तो इससे तो प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई होगी। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद ब्रिटिश निजी व्यापारियों की बाढ़ आ गई। कच्चे माल का निर्यात और तेज हो गया,
और सबसे बड़ा असर हुआ ब्रिटेन से तैयार माल के आयात पर। खासकर सूती कपड़ों का आयात। हाँ, खासकर मैनचेस्टर और लैंकाशायर की मीलों में बने सस्ते मशीन निर्मित सूती कपड़ों का आयात। ये इतनी बड़ी मात्रा में और इतने सस्ते दामों पर भारत आने लगा कि उसने भारत के पारंपरिक हथकरघा उद्योग की कमर तोड़ दी। ये ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का सीधा असर था, है ना? बिल्कुल, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, वहां बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा था। उन्हें कच्चा माल चाहिए था और तैयार माल बेचने के लिए बाजार चाहिए था। भारत ये दोनों जरूरतें पूरी कर रहा था। तो ये थी 19वीं सदी की शुरुआत की कहानी। अब जरा भारतीय व्यापारियों पर वापस आते हैं। इस बदलते माहौल में उनका क्या हुआ? क्या सबके अनुभव एक जैसे थे? सेक्शन 3.6 और बंगाली बनियान वाला हिस्सा इसी पर है। नहीं, अनुभव एक जैसे नहीं थे। क्षेत्रीय अंतर बहुत महत्वपूर्ण थे। पश्चिमी भारत यानी बॉम्बे और गुजरात के व्यापारियों का अनुभव बंगाल के व्यापारियों से काफी अलग था। अच्छा, पश्चिमी भारत में क्या हुआ? पश्चिमी भारत में खासकर पारसी और कुछ बनिया समुदायों ने इस नए औपनिवेशिक व्यापार में अपनी जगह बनाने में ज्यादा सफलता पाई। इसका एक बड़ा उदाहरण है जमशेद जी जीजीभॉय। हाँ, जमशेद जी जीजीभॉय, बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल, वो एक पारसी व्यापारी थे जिन्होंने ब्रिटिश एजेंसी हाउसों के साथ बहुत करीबी रिश्ते बनाए। उन्होंने शिपिंग, चीन व्यापार, खासकर अफीम और कपास के व्यापार में बहुत पैसा कमाया। वो भारत के पहले बैरोनेट बने। तो वो सफल रहे हों, लेकिन उनकी भी कुछ सीमाएं थी। हाँ, सीमाएं थीं। एक तो उन्हें भी अपना पैसा या मुनाफा ब्रिटेन भेजने में दिक्कत आती थी, रेमिटेंस। दूसरा, उन्हें यूरोपीय जहाज़ों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। उनकी सफलता काफी हद तक ब्रिटिश सिस्टम के साथ सहयोग पर निर्भर थी। और मालवा के अफीम व्यापार का क्या? उसमें भारतीय व्यापारियों की क्या भूमिका थी? मालवा, मध्य भारत का अफीम व्यापार एक और क्षेत्र था जहां भारतीय व्यापारियों मारवाड़ी, गुजराती, पारसी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अफीम बॉम्बे के रास्ते चीन भेजी जाती थी। इस व्यापार से काफी स्वदेशी पूंजी जमा हुई। तो पश्चिमी भारत में भारतीय व्यापारी थोड़े बेहतर स्थिति में क्यों थे? इसके शायद कई कारण हैं। एक, जैसा हमने पहले कहा, पश्चिमी भारत में औपनिवेशिक नियंत्रण तुलनात्मक रूप से देर से और शायद थोड़ा कमजोर स्थापित हुआ। वहां पहले से मजबूत स्वदेशी व्यापारिक नेटवर्क और पूंजी थी। हाँ। दूसरा, बॉम्बे बंदरगाह का विकास और चीन व्यापार से निकटता ने भी अवसर पैदा किए, और शायद पारसी समुदाय की उद्यमशीलता और अंग्रेजों के साथ काम करने की इच्छा ने भी भूमिका निभाई। उन्हें यूरोपीय लोगों के साथ सहयोग के बेहतर अवसर मिले, हालांकि ये सहयोग भी पूरी तरह बराबरी का नहीं था। ठीक है, अब बंगाल की बात करते हैं। वहां के बनियान का क्या हुआ? बंगाल में स्थिति काफी अलग थी। वहां जो स्थानीय व्यापारी अंग्रेजों के साथ काम करते थे, उन्हें बनियान कहा जाता था। ये अक्सर यूरोपीय व्यापारियों या एजेंसी हाउस के आश्रित साझेदार, डिपेंडेंट पार्टनर्स या दलाल, ब्रोकर्स के रूप में काम करते थे। अच्छा, मतलब उनकी भूमिका पश्चिमी भारत के व्यापारियों से अलग थी। हाँ, ज्यादातर मामलों में। रामदुलाल डे एक प्रसिद्ध बंगाली बनियान थे जिन्होंने काफी धन कमाया, लेकिन वो भी यूरोपीय व्यापारियों के साथ जुड़कर ही सफल हुए। और ये एजेंसी हाउसों के साथ कैसे जुड़े थे? ये बनियान एजेंसी हाउसों के लिए माल खरीदने बेचने, पैसा इकट्ठा करने, स्थानीय कारीगरों और उत्पादकों से संपर्क साधने का काम करते थे। वो एक तरह से बिचौलिए थे। तो क्या ये व्यवस्था स्थिर थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बनियान एजेंसी हाउसों के उतार चढ़ाव से बहुत करीब से जुड़े थे। जब 1830-33 और फिर 1847-48 में बड़े व्यापारिक संकट आए और कई एजेंसी हाउस दिवालिया हो गए, तो इन बनियानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनकी पूंजी डूब गई। ओह, तो उनका जोखिम ज्यादा था। हाँ, जोखिम बहुत ज्यादा था। इसी वजह से बंगाल में एक प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि सफल बनियानों ने अपनी पूंजी व्यापार में दोबारा लगाने के बजाय जमीन खरीदने यानी जमींदारी हासिल करने में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझा। अच्छा, मतलब वो जमींदार बन गए। हाँ, कई लोग। इससे उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती थी और एक सुरक्षित आय का स्रोत भी। लेकिन इससे बंगाल में औद्योगिक पूंजीवाद का विकास शायद धीमा पड़ गया पश्चिमी भारत की तुलना में। तो बंगाली उद्यमियों के सामने ज्यादा बाधाएं क्यों थीं? मुख्य कारण शायद यही था कि वो अस्थिर औपनिवेशिक निर्यात अर्थव्यवस्था, खासकर एजेंसी हाउस सिस्टम से बहुत ज्यादा और सीधे तौर पर जुड़े थे। उनके पास पश्चिमी भारत के व्यापारियों जैसा स्वतंत्र आधार या विविध अवसर कम थे। उनका पूरा सिस्टम ज्यादा नाजुक था। ये क्षेत्रीय अंतर समझना बहुत जरूरी है। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं,
वी औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेक्शन 3.7। हाँ, ये क्लासिक बहस है। क्या उपनिवेशवाद ने, खासकर ब्रिटिश नीतियों ने, भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों, खासकर कपड़ा उद्योग को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया? डाट राष्ट्रवादी आलोचक जैसे आरसी दत्त तो यही मानते थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि भारत ब्रिटेन के माल का बाजार बन सके। जी हाँ, ये राष्ट्रवादी दृष्टिकोण था जो मानता था कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और ये औपनिवेशिक शोषण का नतीजा था। लेकिन बाद में कुछ इतिहासकारों ने इस पर सवाल उठाए, खासकर मॉरिस डी मॉरिस। हाँ, मॉरिस का तर्क क्या था? मॉरिस डी मॉरिस ने 1960 के दशक में तर्क दिया कि शायद डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं, या अगर हुआ भी तो बहुत मामूली था। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन में शांति और व्यवस्था आई, रेलवे बनी जिससे अंदरूनी बाजार बढ़ा। और उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन से जो सस्ता धागा यार्न आया उससे भारतीय बुनकरों को फायदा हुआ होगा, क्योंकि उन्हें सस्ता कच्चा माल मिला। हाँ, ये उनका एक मुख्य तर्क था। उन्होंने कहा कि बुनकर शायद कपड़ा बनाने की बजाय धागा खरीदने लगे और इससे उनकी उत्पादकता बढ़ी होगी। उन्होंने आंकड़ों की कमी का भी हवाला दिया। तो क्या उनके तर्क को मान लिया गया? नहीं, उनके तर्कों की तीखी आलोचना हुई। बिपिन चंद्रा, तपन राय चौधरी, अमिया कुमार बागची जैसे इतिहासकारों ने उनके दावों को चुनौती दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कई बातें कहीं। पहला, उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटेन से सिर्फ धागा नहीं बल्कि तैयार कपड़ा बहुत बड़ी मात्रा में आया और धागे के आयात से ज्यादा तेजी से कपड़े का आयात बढ़ा। अच्छा, मतलब सस्ता धागा मिलने का फायदा उतना नहीं हुआ जितना तैयार कपड़े के आने से नुकसान हुआ। बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने दिखाया कि बुनकरों की आय वास्तव में गिरी, उन्हें कम मजदूरी मिलने लगी, उनका जीवन स्तर गिरा। तीसरा, अमिया बागची जैसे इतिहासकारों ने नए सांख्यिकीय आंकड़े पेश किए जो दिखाते थे कि 19वीं सदी में औद्योगिक रोजगार, खासकर कताई और बुनाई में काफी गिरावट आई थी, खासकर गंगा के मैदानी इलाकों में। तो मतलब विऔद्योगिकरण हुआ था। देखिए, ये बहस आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गिरावट उतनी नाटकीय नहीं थी जितनी राष्ट्रवादी मानते थे, और कुछ पारंपरिक उद्योग बच भी गए या नए रूप में ढल गए। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार अब इस बात पर सहमत हैं कि 19वीं सदी में भारत के पारंपरिक उद्योगों, खासकर कपड़ा उद्योग को भारी झटका लगा और उसमें काफी गिरावट आई। इसके पीछे ब्रिटिश माल का आयात एक बड़ा कारण था, हालांकि एकमात्र कारण शायद न हो। ये एक जटिल मुद्दा है जिसके कई पहलू हैं। बिल्कुल, और ये हमें याद दिलाता है कि आर्थिक इतिहास को सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि लोगों के जीवन पर पड़ने वाले असर से भी समझना जरूरी है। सही कहा। तो अब अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालने की कोशिश करें 1757 से 1857 तक के इस 100 साल के दौर का, मुख्य निष्कर्ष क्या होंगे? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा निष्कर्ष तो यही है कि इस एक सदी में भारतीय व्यापारिक अर्थव्यवस्था में एक गहरा ढांचागत परिवर्तन आया। हाँ, बिल्कुल। और इस परिवर्तन की दिशा क्या थी? दिशा ये थी कि यूरोपीय, खासकर ब्रिटिश व्यापारिक हितों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक पूंजीवादी प्रणाली में ब्रिटेन की जरूरतों के अनुरूप एकीकृत हो गई। और जो पारंपरिक संरचनाएं थीं, व्यापार के नेटवर्क, बंदरगाह, व्यापारी समुदाय, उनका क्या हुआ? वो बाधित हुई, कमजोर हुई, या फिर उन्हें औपनिवेशिक ढांचे के तहत नए सिरे से ढलना पड़ा। उनकी स्वायत्तता खत्म हो गई। लेकिन क्या सब कुछ सिर्फ विनाश और पतन था? नहीं, जैसा हमने देखा ऐसा कहना भी सरलीकरण होगा। इसी दौर में कुछ भारतीय समूहों ने, खासकर पश्चिमी भारत में, अनुकूलन के, अडैप्टेशन के नए रास्ते भी खोजे। उन्होंने नए अवसरों का लाभ उठाया, भले ही वो अवसर सीमित थे और औपनिवेशिक व्यवस्था के भीतर ही थे। तो एक तरह से ये लचीलेपन और टिके रहने की कहानी भी है बाधाओं के बावजूद। हाँ, बिल्कुल। भारतीय उद्यमशीलता पूरी तरह खत्म नहीं हुई, उसने नए रूप लिए। तो ये विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है? आज के संदर्भ में हम इससे क्या सीख सकते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे वैश्विक आर्थिक ताकतें और औपनिवेशिक या नव औपनिवेशिक नीतियां मिलकर एक पहले से विकसित और जटिल अर्थव्यवस्था को भी पूरी तरह से नया रूप दे सकती हैं। हाँ, और उसके परिणाम कितने दूरगामी हो सकते हैं। बिल्कुल, ये परिणाम सिर्फ आर्थिक नहीं होते, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक भी होते हैं और सदियों तक महसूस किए जाते हैं। ये हमें आज के वैश्वीकरण के दौर में भी आर्थिक नीतियों के प्रभावों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बहुत सही कहा। और अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सुनने वालों के लिए एक विचार, एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, हमने देखा कि अलग अलग भारतीय व्यापारी समुदायों ने
जैसे पश्चिमी भारत के पारसी और बनिया और बंगाल के बनियान, औपनिवेशिक आर्थिक बदलावों का सामना अलग-अलग तरीकों से किया। उनके अनुभव और सफलता का स्तर भी अलग था। हाँ, ये क्षेत्रीय अंतर बहुत स्पष्ट थे। तो सवाल ये है कि ये क्षेत्रीय अंतर इतने महत्वपूर्ण क्यों थे? वो कौन से स्थानीय कारक थे? सामाजिक संरचना, पहले से मौजूद नेटवर्क, राजनीतिक माहौल या कुछ और, जिन्होंने इन अलग-अलग प्रतिक्रियाओं और परिणामों को जन्म दिया? और इससे जुड़ा हुआ सवाल ये भी हो सकता है कि ये ऐतिहासिक अनुभव हमें आज के दौर के बारे में क्या सिखाता है। जब वैश्विक व्यापार नीतियां बनती हैं, तो उनका असर अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों पर अलग-अलग क्यों होता है? स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं इन वैश्विक दबावों का सामना कैसे करती हैं और कैसे अनुकूलन करती हैं? बिल्कुल। तो ये कुछ सवाल हैं जिन पर आप सोच सकते हैं और शायद आगे और पढ़ सकते हैं। इतिहास हमें वर्तमान को समझने की कुंजी देता है। तो ये थी हमारी आज की गहन चर्चा 1757 से 1857 के बीच भारतीय व्यापारिक अर्थव्यवस्था पर यूनिट 3 मर्चेंट्स एंड मार्केट्स के आधार पर। हमने कोशिश की कि इस यूनिट के हर महत्वपूर्ण पहलू को छुआ जाए, विस्तार से समझा जाए। ये उम्मीद है कि जो सुनने वाले हैं, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, उनके लिए ये उपयोगी रही होगी। ये विषय प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब एक नजर डालते हैं आज की चर्चा के मुख्य टेकअवेज पर। पहला, 17वीं सदी तक भारत की व्यापारिक अर्थव्यवस्था बहुत जीवंत और विकसित थी, जिसमें जटिल नेटवर्क और हुंडी जैसी प्रणालियां थीं। दूसरा, 18वीं सदी में मुगल पतन, अंदरूनी अस्थिरता और यूरोपीय दखल के कारण संकट गहराया, जिससे सूरत और हुगली जैसे पारंपरिक बंदरगाहों का पतन हुआ। तीसरा, 1757 के बाद, खासकर प्लासी और दीवानी के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर व्यापार पर एकाधिकार जमाया, दस्तक का दुरुपयोग किया और भारतीय व्यापारियों और कारीगरों को नुकसान पहुंचाया। चौथा, 19वीं सदी में भारत कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बन गया, खासकर ब्रिटेन के लिए। इसमें त्रिकोणीय व्यापार और एजेंसी हाउस की भूमिका अहम थी। पांचवा, भारतीय व्यापारियों पर इसका असर अलग-अलग रहा। पश्चिमी भारत, पारसी, बनिया के व्यापारी कुछ हद तक अनुकूलन और सफलता पा सके, जबकि बंगाल के बनियान ज्यादातर आश्रित रहे और संकटों के शिकार हुए। छठा, विऔद्योगीकरण की बहस जटिल है, लेकिन साक्ष्य बताते हैं कि 19वीं सदी में पारंपरिक उद्योगों, खासकर कपड़ा उद्योग, में भारी गिरावट आई, जिसमें ब्रिटिश आयात एक प्रमुख कारक था। और सातवां, ये पूरा दौर दिखाता है कि कैसे औपनिवेशिक नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक पूंजीवाद में एक अधीनस्थ भूमिका में ढाल दिया, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। बहुत बढ़िया। तो ये थे कुछ मुख्य बिंदु। हम उम्मीद करते हैं कि इस विस्तृत चर्चा से आपको इस महत्वपूर्ण विषय की गहरी समझ मिली होगी। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, यूपीएससी की तैयारी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। गहराई से समझना, विश्लेषण करना और चीजों को जोड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये विषय न सिर्फ आपके इतिहास या अर्थव्यवस्था के पेपर के लिए जरूरी है, बल्कि ये आपको भारत के वर्तमान को समझने में भी मदद करेगा। ये समझने में कि आज जो आर्थिक चुनौतियां हैं, उनकी जड़ें कहाँ हैं। सही कहा। तो इस चर्चा को एक बार फिर से सुनिए, नोट्स बनाइए और सोचिए। ये आपके एनालिटिकल स्किल्स को बेहतर बनाने में मदद करेगा। और हाँ, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो कृपया हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स और फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आपके प्रोत्साहन से ही हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहरी पड़ताल के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।